हो आप सब लोग कैसे हैं। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि हमारी सीसैट की सीरीज़ चल रही है उत्तराखंड के लिए, जो उत्तराखंड का प्रीलिम्स एग्ज़ाम होने वाला है आपका। ठीक है, उसके लिए आपकी तैयारी चल रही है। ठीक है, तो मैंने जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं और जितने भी क्वेश्चन आ रखे हैं और कुछ जो इंपॉर्टेंट है और हर तरीके के क्वेश्चन जो आगे आपको जब आप 14th को जाएंगे पेपर देने तो उस टाइम आपके काम आएगा वो। ठीक है, उसी सीरीज़ में आगे बढ़ते हुए हमारी 3-4 क्लासेस हो चुकी हैं। उसी सीरीज़ में आगे बढ़ते हुए आज हम अगले क्वेश्चन की तरफ चढ़ते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये कॉम्प्रीहेंशन का क्वेश्चन है। ये जो भी आपको दिख रहा है, देखिए इस टाइप के क्वेश्चन आपको मैं जितने भी क्वेश्चंस आपको कराऊंगी हर तरीके के आपको मिलेंगे, चाहे वो आपके हिंदी के पैराग्राफ्स वाले हों, हिंदी व्याकरण वाले हों, कॉम्प्रीहेंशंस वगैरह हों। ठीक है, मैथ्स और रीजनिंग की 3-4 क्लासेस हो चुकी हैं। उसमें मैथ्स और रीजनिंग काफ़ी क्वेश्चंस मैंने करा दिए हैं जो पूछे जाते हैं। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ जो आज का है। निम्नलिखित लेखांश को पढ़कर ज्ञात करें कि कौन सा कथन लेखांश द्वारा सबसे अधिक समर्थित है। ठीक है, अब सबसे पहले तो आप ये जो दे रखा है कथन, ये मैंने छोटा लिया है, बड़े बड़े भी आते हैं पर ये छोटा वाला है कॉम्प्रिहेंशन। स्कूल हमेशा से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पारंपरिक मूल्यों के हस्तांतरण के महत्वपूर्ण क्या रहे हैं, साधन रहे हैं कह रहे हैं। यह आज के समय में और भी अधिक महत्वपूर्ण है पहले की अपेक्षा, क्योंकि आधुनिक आर्थिक विकास ने परिवार जो कि परंपराओं व शिक्षा का वाहक है को कमज़ोर किया है। और ऑप्शन दिए हैं परंपराओं के हस्तांतरण के लिए स्कूल के अलावा और भी साधन हैं कह रहा है। ठीक है, और कह रहा है कि कई विभिन्न स्रोतों को आजमाना चाहिए कह रहा है। आर्थिक विकास का निर्णायक भूमिका है कह रहा है। परिवार हमेशा की तरह हम सबसे लोकप्रिय है, ठीक लोकप्रिय साधन है। अब देखिए कथन कहना क्या चाह रहा है, अधिक समर्थित है। जो पहला जो कथन वो कह रहा है कि परंपराओं के हस्तांतरण के लिए स्कूल के अलावा और भी साधन हैं। ठीक है, ये रिलेटेड है पर उतना नहीं है। दूसरी चीज़ है कई विभिन्न स्रोतों को आजमाना चाहिए। तीसरा है आर्थिक विकास का निर्णायक भूमिका। अब देखिए एक चीज़ ज़रूर है ये कि इकोनॉमिकल ग्रोथ के लिए ये ज़रूरी है। देखिए हम लोग पढ़ेंगे लिखेंगे अलग तरीके से सोर्सेज लेंगे पढ़ने के लिए। ठीक है, तो उससे क्या होगा, ओवरऑल देखा जाए तो आर्थिक विकास होगा। ठीक है, हमारा भी और देश का भी। जितने लोग पढ़ेंगे लिखेंगे आगे नौकरी करेंगे, तो उस भूमिका को लेते हुए देखिए जो सबसे ज़्यादा समर्थित करता है तो वो है आपका आर्थिक विकास की निर्णायक भूमिका। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन है आपका, खरबूजे को देख खरबूजा रंग बदलता है, लोकोक्ति का अर्थ बताइए। ये एक लोकोक्ति है जो पूछी जाती है, उसका अर्थ बताइए कह रहा है हिंदी की। खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। ठीक है, संगीत का प्रभाव अवश्य पड़ता है, संगति का प्रभाव, सॉरी संगीत नहीं है संगति है। संगति का प्रभाव अवश्य पड़ता है, प्रयत्न ज़्यादा पर लाभ थोड़ा, कपटपूर्ण व्यवहार किए का फल भोगना पड़ेगा। अब देखिए सबसे ज़्यादा आप लोकोक्ति को देखिए, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। कहने का मतलब क्या है, जैसी संगति में आप रहेंगे उसका प्रभाव आप पे पड़ेगा। अगर आप अच्छी संगति में रहेंगे तो आप पे अच्छा प्रभाव पड़ेगा, और अगर आप गलत संगति में रहेंगे तो गलत प्रभाव पड़ेगा। कहने का मतलब ये नहीं है कि देखिए दुनिया में लोग कई कई तरीके के होते हैं, ऐसा भी नहीं है कि आप ये आप पे डिपेंड करता है कि आप सामने वाले से क्या चीज़ लेते हैं, अच्छी चीज़ लेते हैं या बुरी चीज़ लेते हैं। पर फिर भी थोड़ा बहुत प्रभाव ज़रूर पड़ता है संगति का। जैसे लोग साथ उठते बैठते हैं, जैसी विचारधारणाएं होती हैं आपकी विचारधारणाएं वैसी ही हो जाती हैं। कई तरीके से आप मतलब आप क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस होते हैं चीज़ों से। अगर आप कोई चीज़ अच्छी कर रहा है तो आप देखते हैं हाँ ये अच्छी कर रहा है, तो आप सोचते हैं हाँ मैं ये करें, ये अच्छी चीज़ लेना। तो संगति का प्रभाव अवश्य पड़ता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द को कौन सा है कह रहे हैं, तत्सम शब्द कौन सा है कह रहे हैं आप। इनमें से शक्कर है, सप्तशती है, होली है या मोती है। अब देखिए वैसे जिसको पता होगा तत्सम शब्द कैसे होते हैं तो डायरेक्टली पता चल रहा है इससे कि ऑप्शन नंबर बी है इसका, सप्तशती। क्योंकि जो शक्कर है, शक्कर क्या है, एक तरीके से वो तद्भव शब्द है। ठीक है, शक्कर क्या है, तद्भव है। अगर तद्भव है ये शक्कर, अगर शक्कर का तत्सम अगर देखा जाए तो शक्कर को शंकरा कहते हैं। अब एक चीज़ और है, अब देखिए जो तत्सम से तौझ में जाते हैं शब्द वो थोड़े से आपके क्या होते हैं, तत्सम वाले शब्द
आपकी संस्कृति और इसको लेकर थोड़े बड़े होते हैं। अब जैसे होली को क्या कहते हैं, होलिका, ठीक है। होलिका आपका जो तद्भव होता है वो होली है, और तत्सम जो होता है वो होलिका होता है। मोती का मौक्तिक होता है, ठीक है। जबकि सप्तसती क्या है, स्वयं में क्या है, आपका तत्सम शब्द है, ठीक। ये क्वेश्चन आएंगे, मैं आपको वैसे बोल रही हूँ, अब एक बार ना ओवरऑल देख लीजिएगा। जैसे जिसको हिंदी आती है अच्छे से उसका तो ठीक है, जिसको नहीं आती हो ये चीज़ देख ले कि तत्सम तद्भव क्या होते हैं, प्रत्यय उपसर्ग का देख लें, ठीक है। कुछ पर्यायवाची शब्द देख लें, ठीक है। और इससे पहले जो मैंने क्वेश्चन कराया है ये थोड़े लोकोक्तियाँ और मुहावरे वगैरह थोड़े बहुत देख लें, ये आपको फ़ायदेमंद देगा। अगली चीज़ है नश्वर का, नश्वर जो शब्द है उसका विलोम क्या है, कह रहा है विलोम शब्द। अब मैंने आपसे कहा ना पर्यायवाची, विलोम, प्रत्यय, उपसर्ग, ठीक है। ये चीज़ें थोड़े से आपके काम आएंगी अगर आप देख लेंगे तो। अब क्वेश्चन है आपका नश्वर शब्द का विलोम। अब देखिए, नित्य, नश्वर का नित्य, स्थायी, शाश्वत या अमर। अब देखिए नश्वर शब्द का जो अर्थ है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, शाश्वत। क्योंकि नित्य शब्द का जो विलोम होता है, नित्य मतलब अपना हर काम नित्य टाइम पे करना, नित्य। विलोम क्या क्या होगा इसका, अनित्य हो जाएगा। स्थायी का क्या हो जाएगा, अस्थाई। आपको पता ही है स्थायी मतलब किसी जगह आप स्थायी रूप से रह रहे हैं और कहीं आप जाके, जैसे हम लोग यहाँ स्थायी रूप से, जैसे माना कोई किसी जगह नौकरी करने जाता है तो अस्थायी रूप से रह रहा होता है वहाँ, जब तक नौकरी करेगा, नौकरी पेशा खत्म होगा, अपने घर आएगा तो स्थायी रूप से है। ऐसे ही अमर क्या होते हैं, जो मरते नहीं है वो अमर है, ठीक है। तो मरणशील क्या हो जाएगा, इसका विलोम हो जाएगा। ऐसे ही नश्वर का क्या हो जाएगा, शाश्वत, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी है। देखिए इसके साथ आपको 4 चीज़ और पढ़ने को मिल रही है, तो आप नोटिस करिएगा, एक क्वेश्चन से आप काफ़ी चीज़ें सीख सकते हैं, ठीक। अगला है निसहाय में प्रयुक्त उपसर्ग है। अब इसमें उपसर्ग बताओ, कह रहे हैं आपको, मैंने आपको जैसे बताया प्रत्यय उपसर्ग पढ़ने चाहिए। निसहाय, निसहाय का क्या होगा, नी सहाय। अब देखिए ऑप्शन में क्या क्या है, नी में अहंक लगा है और नी है, निस्सस है और इनमें से कोई नहीं, तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, नी सहाय, नी। अब ये हंग हंग लगता है इसके यार आगे, ह का मार्क लगा हुआ है, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से बहुब्रीहि समास किसमें है। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए बहुब्रीहि समास होता क्या है, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल, इसका ऑप्शन नंबर डी है तो इसी को एग्जाम्पल लेके, ऑप्शन नंबर डी, माता पिता, त्रिलोकी, जलचर या लंबोदर। तो आंसर है लंबोदर, बहुब्रीहि समास का। तो अब समझते कि लंबोदर इसका आंसर क्यों है, ठीक है। लंबोदर और बहुब्रीहि समास किसे कहते हैं। लंबोदर का मतलब क्या होता है, लंबा उदर, जिसका उदर क्या होता है, लंबा होता है, उसे लंबोदर कहते हैं, ठीक है। जब किसी समास में प्रयुक्त दोनों पदों के अलावा किसी तीसरे पद की प्रधानता होती है, लंबोदर दोनों पदों की प्रधानता के अलावा तीसरे पद की प्रधानता होती है, तो वहाँ क्या होता है, बहुब्रीहि समास होता है। अब जैसे माता पिता है तो नॉर्मली माता पिता है, इसमें किसी तीसरे पद की प्रधानता नहीं हो रही। त्रिलोकी में तीनों लोग, इसमें किसी अलग से नहीं होते। जलचर, जल में रहने वाला जीवचर, ठीक है। इसी तरह लंबोदर में क्या है, लंबोदर, आप लंबा उधर, लेकिन लंबोदर में आप डालेंगे तो आपको लंबा पता चल रहा है वर्ड, लेकिन उधर का मतलब नहीं रहता। तो क्या है, इसमें तीसरे पद की प्रधानता एक तरीके से, इसमें समस्त पदों में कोई भी प्रधानता नहीं होती है, कह रहा है, ठीक है। अपितु समस्त पद की ही दूसरे पद को विशेषण देते हैं। क्या दे रहा है, लंबा क्या है, दर, उधर, मतलब क्या बता रहे हैं, उस किसी चीज़ क्या कह रहा है, लंबोदर, लंबा है उधर, ठीक है। इसी समास की वृद्धि में वाला वर्ड लगा है, बता रहे हैं ना, जिसका आदि शब्दों का प्रयोग टल सकता है, ठीक है। ये हो गया आपका एक क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की टाल उलटना। अब ये मुहावरा आ गया, इससे पहले लोकोक्ति करी थी हमने, और लोकोक्ति क्या थी, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, मतलब संगति का प्रभाव अवश्य पड़ता है। टाल उलटना मुहावरे का अर्थ क्या है। अब टाल उलटना मुहावरे का अर्थ है, ठीक है, दिवाला निकलना। टाल उलटना मतलब टाट उलटना, टाट क्या होगी, उलट गई। अब एक तरीके से ये भी समझते हो, जैसे टाट क्या होती है, जो आपने देखी वो जो वो होती है खाट टाइप की, टाट का क्या होता है, टाट भी बोलते हैं कई लोग उसको। टाट क्या हो गई, उलट गई, ठीक है। टाट की बोरी खाली करना, एक तो सीधे टाट वर्ड का यूज़ कर दिया इसने, ये गलत है। काम काज क्या करना, समेटना नहीं। उलटना वर्ड यूज़ किया कि मतलब कोई चीज़ उल्टी हो गई, मतलब
नेगेटिव वे में हो गई है। भद्दी चीज़ हटाना, दिवाला निकलना है इसका आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, दिवाला निकलना। जैसे व्यवसाय में हुए घाटे से, अब मुहावरे को शास्त्र कभी कभी अर्थ ही पूछता है ना, तो अभी मुहावरे का अर्थ दिवाला निकलना है, लेकिन जैसे कहीं बार क्या होता है, जब आप मेंस में लिखते हो तो इसके मुहावरे आते हैं आपके, तो टाट उलटना सिर्फ मुहावरा का अर्थ नहीं लिखेंगे, उसकी क्या व्याख्या भी करेंगे कि दिवाला निकलना इसका अर्थ है, लेकिन टाट उलटने में आप एक शब्द बनाएंगे। जैसे क्या बनेगा, व्यवहार, जैसे बन सकता है व्यवसाय में हुए घाटे से, व्यवसाय में जो घाटा हुआ था उससे क्या हो गया, व्यापारी की टाट उलट गई, मतलब क्या होगी, घाटे से क्या हो गया, दिवाला निकल गया। हम नहीं बोलते दिवाला निकल गया हमारा, तो उसको क्या बोलते हैं, टाट उलटना। अगला है इलेक्ट्रॉनिक्स आधार सामग्री। अब ये क्या है, एक तरीके से इंटरपर्सनल स्किल के क्वेश्चन है, ये भी बहुत आते हैं आपको, मैंने बताए थे। इलेक्ट्रॉनिक्स आधार सामग्री प्रकरण, डाटा प्रोसेसिंग, डाटा प्रोसेसिंग आपको पता होगा डाटा प्रोसेसिंग क्या होता है। इलेक्ट्रॉनिक्स आधार सामग्री प्रकरण, डेटा प्रोसेसिंग क्या है, निम्नलिखित में से किसकी आधुनिक तकनीकी है, तकनीकें बता रहे हैं। ठीक है, डेटा प्रोसेसिंग में एक्चुअली होता क्या है, डेटा प्रोसेसिंग में क्या होता है, आंकड़ों का विश्लेषण करते हैं, विश्लेषण कर उसे सूचना में बदलते हैं। डेटा प्रोसेसिंग में क्या करते हैं, माना जैसे कोई आंकड़ा दे दिया आपको, कोई नंबर दिया है आपको, माना कोई नंबर दे दिया आपको 1 2 3 4 5, ठीक है, उसको क्या करा आपने, उसके विश्लेषण को सूचना में बदल दिया। ये क्या जाएगा आगे जाके, क्या हो जाएगा, सूचना में प्रवर्तित हो जाएगी। तो डेटा का क्या किया, डेटा प्रोसेसिंग करी। ठीक है, इसको इंफॉर्मेशन सर्विस भी कहते हैं और मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सर्विस भी कहते हैं। ठीक है, वर्तमान में इसका प्रयोग किस में किया जाता है, बोल रहा है वो, योजनाबद्ध निर्णय की, गैर योजनाबद्ध निर्णय की, परंपरागत परंपरानुसार लिए गए निर्णय की, या ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए। तो फिलहाल इसका यूज़, डेटा प्रोसेसिंग का यूज़ आधुनिक तकनीकी में क्या किया जाता है, आप ये उस तरीके से देखिए, ई गवर्नेंस का बढ़ावा देने जाता है। आप ये पीसीएस के एग्ज़ाम दे रहे हो तो आप उस तरीके से देखेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर है ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए, ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, आपके अधीनस्थ कर्मचारी को छुट्टी चाहिए, ये भी इंटरपर्सनल स्किल का ही है। ठीक है, आपके अधीनस्थ, ये आपको, ये ना एक तरीके से आपकी ये एक्यूरेसी और मतलब आपका माइंड कैसे चलता है, और आप अगर उस जगह हैं और आप कैसा निर्णय, अगर माना आप पीसीएस बन जाते हैं तो आप कैसे निर्णय लेंगे, उसको निर्धारण करते हुए इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपके अधीनस्थ कर्मचारी को छुट्टी चाहिए कह रहा है, ठीक है, पर उसकी अनुपस्थिति से आपके विभाग के कार्य का नुकसान होगा। किसी को क्या बोला, अधीनस्थ कर्मचारी को छुट्टी चाहिए, लेकिन उनकी छुट्टी लेने से क्या होगा, अनुपस्थिति से क्या हो जाएगा, कार्यों का नुकसान होगा, क्योंकि उस कार्य हेतु वह एक मुख्य व्यक्ति है। क्या है, एक मुख्य व्यक्ति है। आपको क्या करना चाहिए कह रहा है, ठीक है, तो आपको क्या करना चाहिए, इस मामले को अपने उच्च अधिकारी को भेज दें, मतलब उसकी शिकायत कर दें। अब ऐसा तो आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि छुट्टी तो हर किसी को चाहिए होती है। ठीक है, तो ऐसा तो है नहीं कि अधिकारी तो छुट्टी नहीं लेंगे, कभी तो लेंगे ही। छुट्टी मंजूर कर दें, डायरेक्टली छुट्टी मंजूर कर दें। अब ऐसे भी नहीं कर सकते कि आप पहले जानेंगे, थोड़ा डीपली देखेंगे कि किस चीज़ के लिए छुट्टी चाहिए, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, थोड़ा डिले की जा सकती है कि नहीं छुट्टी। ठीक है, प्रायोरिटी वाइज आप डिसाइड करेंगे, तो छुट्टी मंजूर कर दें डायरेक्टली, ये भी नहीं करेंगे आप। किसी अन्य व्यक्ति को उसका कार्य करने के लिए कहें। अब ऐसा भी नहीं हो सकता, अब माना कोई अधिकारी है, उसका कोई कार्य एकदम से कोई दूसरा नहीं कर सकता। ठीक है, उनको उस चीज़, कहीं पे छुट्टी जाने से पहले, कुछ करने से पहले उनको सारी कार्य को लाइन अप करना पड़ता है, मतलब उनको सब चीज़ करके जानी पड़ती है। उसे मिले छुट्टी के कारण के विषय में बातचीत करें और उसकी उपस्थिति की आवश्यकता के बारे में उसे राज़ी करने का प्रयास करें। तो ये हो सकता है इसका आंसर। तो ऑप्शन नंबर डी देखिए, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी इसलिए कि उससे क्या करें, उससे जो छुट्टी, उससे मिलें, पहले तो मिलेंगे उनसे, छुट्टी के कारण के विषय में क्या, भाई मैंने आपसे कहा था जैसे आगे किया, पहले आप पूछेंगे कि किस विषय में आपको छुट्टी चाहिए, बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है, कैसा है। बात करने के बाद बातचीत करेंगे और उसकी उपस्थिति की आवश्यकता के बारे में उसे राज़ी करेंगे। जैसे उन्हें बताएंगे कि आपकी उपस्थिति ज़रूरी है, अगर आप नहीं होंगे तो काम में डिले हो सकता है। ठीक है, इसके बाद है हमारा अगला क्वेश्चन, ये भी इंटरपर्सनल स्किल का है। नए माध्यम जैसे कि कंप्यूटर, टेलीशॉपिंग, इंटरनेट और मोबाइल टेलीफोनी के द्वारा किए गए संप्रेषण को कहते हैं। ठीक है, किए गए संप्रेषण को कहते हैं, मतलब संप्रेषण को क्या कहते हैं, किए गए संप्रेषण को कहते हैं, क्या कहते हैं, अन्योन्य क्रिया संप्रेषण, मनोरंजन, विकास मत संप्रेषण, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है अन्योन्य क्रिया
संप्रेषण। अब ये थोड़ा सा पढ़ने वाली बात है कि नए माध्यम जैसे कंप्यूटर और टेलीशॉपिंग, इंटरनेट का, मोबाइल टेलीफोनी के द्वारा किए गए संप्रेषणों को क्या कहते हैं, क्या कहती है अभी हिंदी में तो आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा होगा। अन्योन्य क्रिया संप्रेषण कहते हैं, ठीक है। देखिए मनोरंजन तो नहीं है, अगर आपको नहीं भी आता ये चीज़ तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं, मनोरंजन तो नहीं है। अब ये कोई मनोरंजन के लिए तो टेलीफोन यूज़ नहीं की जा रही है। विकासमत संप्रेषण भी नहीं है, क्योंकि ये कार्य क्या कर रहा है अभी, टेलीफोन के द्वारा संप्रेषण को ये जो आपको क्वेश्चन दे रखा है कि कंप्यूटर और टेलीशॉपिंग, ये आपका ई मोबाइल से या ई इंटरनेट सर्विसेज से रिलेटेड है, तो इसका आंसर क्या है, अन्योन्य क्रिया संप्रेषण, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। संप्रेषण प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा कालानुक्रम होता है। अब देखिए ऊपर हमने संप्रेषण प्रक्रिया पढ़ी थी, लेकिन उसके लिए एक कालानुक्रम होता है, उसको किस तरीके से किया जाता है। तो संप्रेषण करने के सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है, ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर, संप्रेषक करना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद संदेश को बनाना पड़ता है, फिर माध्यम चुनते हैं आप। माध्यम चुनने के बाद आप क्या करते हैं, प्राप्तकर्ता को प्राप्त होता है, फिर उसका प्रभाव पड़ता है, ठीक है। अब एक चीज़ देखिए, आप अगर आपको नहीं आता है तो मैं एक ट्रिक जैसी बता रही हूँ इसमें आपको। अब देखिएगा, पूरा ऑप्शन देखिएगा तो इस लाइन से होते हुए आप ऑप्शन देखेंगे, ठीक है। तो देखिए संप्रेषक ए ऑप्शन में है, बी में है, बी में नहीं है, सी में है, डी में। तो एक तो हम ये देख लेंगे संप्रेषक सेम क्या है, तो पहला आ गया संप्रेषक, ठीक है। फिर माध्यम, संप्रेषक, संदेश और क्या कहते हैं संप्रेषक आ रहा है। अब दो जगह और संप्रेषक आ रहा है, तो फिलहाल अभी इसको, ये डेलिमा में है तो उसको थोड़ा सा अभी साइड में रखेंगे। फिर देखेंगे प्राप्तकर्ता, माध्यम और माध्यम आ रहा है, तो अब यहाँ देख सकते हैं कि दो बार माध्यम यहाँ पे आ रहे हैं, तो इसमें माध्यम हो सकता है। फिर यहाँ आएंगे, यहाँ देखेंगे, यहाँ आपको दिखेगा कि दो बार प्रभाव, आपका प्राप्तकर्ता आ रहा है। यहाँ पे भी आपको देखेंगे तो दो बार प्रभाव आ रहे हैं, तो क्या देखेंगे आप, मेन प्रभाव को देखेंगे, क्योंकि वहाँ पे दो दो बार सब चीज़ आ रही है, यहाँ पे एक ही बार आ रही है। तो क्या हो जाएगा, संप्रेषक मिल गया, माध्यम मिल गया, प्रभाव मिल गया, तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। देखिए आपको ना वहाँ पे अगर सॉरी नहीं भी आता होगा तो भी आपको थोड़ा बहुत ट्रिक एंड ट्रिप्स यूज़ करनी पड़ेंगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अन्य तीनों में से अलग है, कह रहा है, ठीक है। HIIJ PQQR WYYZ या TUUV, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। और ऑप्शन नंबर सी क्यों है हम देख लेते हैं। पहला मैं आपको समझा देती हूँ, एच है, एच के बाद क्या आता है, आई आता है, ठीक है, +1, फिर क्या आता है, ज़ीरो, कुछ ऐड नहीं हुआ, दोबारा आई आ गया, +0 आई हो गया, आई के बाद क्या था, जे आता है, +1 जे। ऐसी पी में क्या है, पी के बाद आता है क्यू, क्यू के बाद आता है दोबारा क्यू, फिर क्यू के बाद आता है आर, ठीक है। ये भी सेम है, मतलब ए ऑप्शन बी ऑप्शन सेम है। डी ऑप्शन में देख लें, टी के बाद आता है यू, यू के बाद दोबारा यू जीरो ऐड करके फिर वी, तो ये तीनों सेम है। सबसे अलग क्या है, डब्लू, डब्लू के बाद आता है एक्स, पर इसमें एक्स ना लिख के क्या लिखा है, वाई, वाई के बाद वाई, वाई के बाद जेड, तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। तो ये हैं आज के क्वेश्चन, ये आज की क्लास है, इसे आप देखिएगा और करिएगा, ठीक है। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ, फैमिलीज़ के साथ, और इस क्वेश्चंस को करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।